8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 मलेशिया के कैपिटल सिटी कोलालमपुर से टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट बीजिंग जा रही है। टाइम हुआ है रात के 12:42। इस फ्लाइट की कमांड संभाले हुए है 53 साला ज़हारी अहमद शाह, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और मलेशियन एयरलाइन के मोस्ट सीनियर कैप्टन्स में से एक हैं। इस फ्लाइट के सेकंड कमांडिंग ऑफिसर हैं 27 साला फारिक हामिद। फारिक के लिए ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट है। इस फ्लाइट के बाद उसे सर्टिफाइड पायलट का सर्टिफिकेट मिलना है। इस फ्लाइट पर टोटल 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स हैं। रात के 1:08 पर फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर वियतनाम की डायरेक्शन में फ्लाई करने लगती है। तभी कैप्टन ज़हारी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन 35,000 फीट की लेवल पर है। Malaysian 370, climb flight level 350. Level 350, Malaysian 370. रात का वक्त था, आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बादल वगैरह नहीं थे, मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे ही फ्लाइट वियतनामीज एयर ट्रैफिक ज्यूरिसडिक्शन के करीब पहुंचती है तो कोलालमपुर कंट्रोल सेंटर से उसे कहा जाता है कि हो ची मिन कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करो। गुड नाइट। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. ज़हारी भी जवाब में गुड नाइट कहता है। Good night, Malaysian 370. MH370 से सुने गए ये आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद वो जहाज सडनली गायब हो जाता है, जिसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा, और MH370 की डिसअपीयरेंस एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। We have breaking news tonight. A Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight level 350 to Beijing. Good night, Malaysian 370. They are lying from the beginning. They are lying to the whole world. How is it possible for an airline to disappear? Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. वियतनामीज एयर स्पेस में इंटर होने के बाद कोलालमपुर के रडार से एरोप्लेन गायब हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब वो हमारे रडार की डिटेक्शन रेंज से बाहर है और वियतनामीज एयर स्पेस में चला गया है। लेकिन वहीं वियतनामीज एयर स्पेस में इंटर होने के सिर्फ 37 सेकंड्स बाद प्लेन उनके भी रडार से गायब हो जाता है। हो ची मिन कंट्रोल टावर से बार बार MH370 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। ठीक 18 मिनट बाद हो ची मिन कंट्रोल टावर कोलालमपुर को MH370 के गायब होने का इन्फॉर्म करते हैं। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में नॉर्मली कोलालमपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया जाता है, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन कंफ्यूजन में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को फ्लाइट के गायब होने की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। 5 घंटे बीत जाते हैं। अब तक MH370 को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन अब भी उसका कुछ अता पता नहीं है। MH370 के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। तभी 7 अलग अलग ममालिक ने 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट से एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। शुरू में तो ये सर्च ऑपरेशन मलेशिया और वियतनाम के बीच साउथ चाइना सी तक ही महदूद रहता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के चंद ही दिन बाद इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। वो ये कि 8 मार्च की रात MH370 सिविलियन रडार से तो गायब हो गया, लेकिन एक और मिलिट्री रडार ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। उस रडार से पता चला कि ये फ्लाइट अपने रूट से हटकर थोड़ा राइट की तरफ फ्लाई करने के बाद एकदम से यू टर्न लेती है, जिसके बाद वापस मलेशियन पेनिनसुला और पेनांग आइलैंड को क्रॉस करके अंडमान आइलैंड्स की तरफ जा रही थी, और फिर रडार के डिटेक्शन रेंज से निकलने के बाद वहां से भी गायब हो गई। मिलिट्री रडार की रीडिंग्स देखकर सारी दुनिया शॉक हो गई कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहां। अगले कई दिनों तक स्ट्रेट ऑफ मलाका, अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल का चप्पा चप्पा छान लिया गया, लेकिन अब भी MH370 का कोई सुराग तक हाथ नहीं लगा।
इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट की सैटेलाइट डेटा निकाली और उन्हें पता लगा कि फ्लाइट ने 7 बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्लेन ने सिर्फ लॉगिन किया था, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं की, जैसे लोकेशन का कि प्लेन आखिर कहाँ है। ये ऐसे ही है जैसे मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट अप्लायंसेस नॉन वाईफाई या पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती हैं। अब सैटेलाइट को ये तो पता था कि प्लेन मुझसे कनेक्ट हुआ था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। इसलिए सैटेलाइट सिर्फ एक ही मदद कर सकती थी, वो एक सर्किल बना के दे सकती थी कि प्लेन इस सर्किल की रेंज में था जब उसने मुझसे कम्युनिकेट करके कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। तो MH370 ने 7 बार कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, इसलिए सैटेलाइट ने भी 7 सर्किल्स बना के दिए। इन सर्किल्स को सैटेलाइट हैंडशेक का नाम दिया गया। फ्लाइट में कितना फ्यूल है, उसकी स्पीड क्या थी, आखिरी बार कहां से कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई थी, इन सब को अकाउंट में लेने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने मजीद कैलकुलेशन की और कहा कि प्लेन इस 7th सर्किल के इस हिस्से में कहीं भी हो सकता है और इस हिस्से को फेमसली नाम दिया गया द 7th आर्क। ये आर्क ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में ऐसी जगह पर था जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था, और जहां सर्च कंडक्ट की जा रही थी वहां से इतनी दूर था कि सर्च टीम्स को यहां तक पहुंचने में ही 6 दिन लग गए। करीब 2 महीने बाद अप्रैल 2014 में सरफेस पर सर्चिंग के ऑपरेशन को शट डाउन किया गया, लेकिन डीप ओशियन सर्च अब भी जारी थी। कई हफ्ते, महीने, हत्ता के साल गुजर जाने के बाद भी फ्लाइट MH370 का कोई अता पता न चला, लेकिन 16 महीने बाद 29 जुलाई 2015 को आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर कुछ लोगों को 2 मीटर लंबा विंग का फ्लैपिरॉन मिला। जब उस पर सीरियल नंबर, डेट्स और इंटरनल मार्किंग देखी गई तो उन्हें पता चला कि फ्लैपिरॉन फ्लाइट MH370 का ही है। कई महीनों और सालों तक अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन 2017 में अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन को भी बंद किया गया। उसके बाद ओशियन इन्फिनिटी नाम से एक कंपनी MH370 को 1 साल तक तलाश करती रही। उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर हम ना ढूंढ सके तो हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, नो फाइंड नो फीस। लेकिन वो भी आखिर खाली हाथ समंदर से वापस लौट आए और देखते ही देखते फ्लाइट MH370 की डिसअपीयरेंस एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। फ्लाइट के गायब होने के बाद कई सारी कंस्पायरेसी थ्योरीज भी सामने आईं। हाईजैकिंग। उस रात MH370 में 2 ऐसे शख्स भी थे जिनके पास फेक पासपोर्ट था। वो दोनों ईरानियन नेशनल्स थे। फेक पासपोर्ट होने की वजह से सब ने यही समझा कि इन दोनों ने ही प्लेन को हाईजैक किया होगा, लेकिन इन दोनों का लिंक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिल रहा था, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। पायलट सुसाइड। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लाइट MH370 की डिसअपीयरेंस एक इंटेंशनल एक्ट था जिसका इल्जाम लगाया जाता है कैप्टन जहारी पर। इस थ्योरी को मानने वाले लोग अपने हक में कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहते हैं कि जो यू टर्न वापस मलेशिया की तरफ फ्लाइट ने लिया है वो ऑटो पायलट नहीं कर सकता, ये मैन्युअली ही पॉसिबल है। और एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कैप्टन जहारी के घर में जो फ्लाइट सिम्युलेटर था उस पर भी गेम खेलते वक्त कैप्टन जहारी ने ऐसा ही रूट बनाया था जो कोइंसिडेंटली फ्लाइट MH370 के पाथ से मैच कर रहा था। और थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कैप्टन जहारी जानबूझकर प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर ले गए ताकि दोनों कंट्रीज के रडार से दूर रहा जा सके, और ये माना जाता है कि ये एक इंटेंशनल एक्ट था। लेकिन इस थ्योरी को इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और कहा कि जहारी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि प्लेन के अंदर से ही प्लेन को गायब करने की कोशिश की गई है। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले ये बिलीव करते हैं कि प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस वजह से प्लेन पर जितने भी लोग थे वो बेहोश हो गए, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स और पायलट्स, और प्लेन तब तक ऑटो पायलट पर चलता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म न हुआ और फिर वो समंदर में जाकर क्रैश हो गया। ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई इस पर भी अलग अलग थ्योरीज दी जाती है। कोई कहता है कि प्लेन अपनी रेंज से बहुत ज्यादा ऊपर फ्लाई कर रहा था। यूजुअली बोइंग 777 जैसे जहाज 30,000 से 40,000 फीट के बीच में फ्लाई करते हैं।
लेकिन उस रात मिलिट्री रडार की रीडिंग्स के मुताबिक प्लेन 45,000 फीट पर फ्लाई कर रहा था। इस वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गई और कुछ लोग यहाँ पर भी हाईजैकिंग पर ब्लेम डालते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली ऑक्सीजन को कम किया होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल से मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कि क्या हुआ होगा। फ्लाइट MH370 ने जैसे ही वियतनाम एयर स्पेस में एंटर किया होगा उसके सिस्टम्स माल फंक्शन कर गए होंगे, इसलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए करीब की एयरपोर्ट जाना चाहा होगा और करीब मलेशिया ही था, इसलिए उसने 180 डिग्रीज का यू टर्न लिया। लेकिन जैसे ही प्लेन वापस मलेशिया आ रहा था तो उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह या मजीद सिस्टम्स काम करना बंद कर गए होंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई और सब के सब बेहोश हो गए और प्लेन खुद से तब तक ऑटो पायलट पर चलता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हो गया। जब फ्लाइट के क्रैश होने का 100% यकीन हो गया तो उस पर एक ड्रिफ्ट एनालिसिस कंडक्ट की गई। ये बेसिकली ओशियन करंट को देखते हुए अंदाजा लगाया जाता है कि अगर प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ है तो उसके पीसेस कहाँ कहाँ गए होंगे, और अब तक 20 से ज्यादा पीसेस मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्लाइट MH370 से बिलोंग करते हैं। अब तक कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या, लेकिन इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग से रिलेटेड काफ़ी चेंजेस हुई। 2020 के बाद फ्लाइट में मौजूद रिकॉर्डर की टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे से बढ़ाकर 25 घंटे कर दी गई। अब अगर कोई फ्लाइट मिस होने के बाद मिलती है तो पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। अब एयरक्राफ्ट में अंडर वाटर लोकेटर बीकन्स फिट किए जाते हैं जो 90 दिन तक इलेक्ट्रिक पल्सेस रिलीज करते रहते हैं। पहले सिर्फ 30 दिन करते थे, अब उनकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर 3 महीने यानी 90 दिन कर दी गई है। जनवरी 2021 के बाद बनने वाले सभी एयरक्राफ्ट्स में ऑटो ट्रैकिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए गए हैं जो ऑटोमेटिकली हर मिनट एटलीस्ट एक बार अपनी लोकेशन सेंड करते रहते हैं। आई होप ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।